शुरू हो जाइए। नमस्कार, ऑलवेज अ आपके प्लेजर साथ टू बी विद मैं यू। अदिति त्यागी हूँ और हमारे साथ हमारे सबके फेवरेट एम्बेसडर दीपक वोरा। और बात करना सर से बनता था क्योंकि आपको याद होगा मेरे लास्ट इंटरव्यू में सर ने कहा था कि हो सकता है जल्द ही ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जो चल रहा है ये थम जाए, और ऐसा ही कुछ होते हुए हमने कुछ ही दिनों में देखा। तो अम्बेसडर वोरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो आप प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो आप कह रहे थे कि जल्द ही हो सकता है ऑफ रैंप हो और यूएस जो है अपनी इस पे एक तरीके का हम विराम देखें, वो हमें देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ, आपके प्रश्न बहुत गहरे होते हैं तो सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। बहुत से लोग अपने अपने असेसमेंट्स देते हैं, उनकी बुद्धि मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 20 साल से ज्यादा मैं उस एरिया में रहा हूँ। मैंने देखा है, अमेरिका में रहा हूँ, ईरान में मैंने विजिट किया है, गल्फ स्टेट्स में मैं रहा हूँ। तो मेरा अपना मानना है कि इस समय जो सिचुएशन है सब तरफ, ये सिर्फ अब इजराइल अमेरिका एक तरफ और ईरान के बीच में नहीं है। अब जो 10-11 गल्फ मोनार्कीज हैं, खाड़ी के देश हैं, वो भी इसमें कूद पड़े हैं क्योंकि ईरान ने उनको ठोका है। तो ये बड़ी मजेदार चीज हम इस समय देख रहे हैं। अब ईरान अकेला भिड़ रहा है कई देशों के साथ। ईरान झुकेगा नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन थकेगा जरूर। और कितनी मार खा सकता है, थक जाएगा। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं 5 दिन के लिए रोक रहा हूं, ईरान अपनी शेखी मारने के लिए, अरे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि 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 एक इजरायली पेपर ने पब्लिश किया कि सीक्रेट टॉक्स हो रही थी कुचनर और वो क्या नाम है, स्टीव विटकॉफ और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बाबरची बाबरची नहीं, जो भी इसका नाम है, अरगची के बीच में ये बातें हो रही थी, सीक्रेट टॉक्स। अगर सीक्रेट टॉक्स हो रही थी और आपने लीक कर दिया, बता दिया है किसी अखबार को कि हो रही है, इसका मतलब ये है आप चाहते हैं कि वो सीक्रेट टॉक्स कामयाब ना हो, कि लोगों को पता लग जाएगा, ईरान के लोगों को कहेगा देखो जी हमारे नेता तो बदमाश हैं, अभी तक तो वो कह रहे थे कि हम कभी नहीं झुकेंगे, अब बातचीत कर रहे हैं। सो मेरा मानना है इन अ नटशेल की आज स्थिति क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी बात की है कि किसी तरह से हॉर्मुज की जो समस्या है, हॉर्मुज का जो दिक्कत हो रही है, उसका समाधान ढूंढा जाए। हमने भी यही कहा, हमेशा ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का जमाना है, बहुत बातें की हैं। फिर डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से भी बात की। ये बातें होती रहती हैं, लेकिन बातों में अपने आप कोई मायने नहीं होते खास। वो तो जन्मदिन के ऊपर भी मुबारक देने के लिए फोन कर, ओ जी फोन कर दिया, हमारे तो सब, ये हमारे तो धन भाग कि उसने हमें फोन कर दी। ये सब चीजें कहने की जरूरत नहीं होती। डिप्लोमेसी में क्या है, अगर उनकी बातचीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप मैं जानता हूं उसने क्या कहा होगा। उसने कहा होगा प्राइम मिनिस्टर को कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे ये बताइए, क्या आप किसी तरह से ईरान को कह सकते हैं कि इसको खुला रखे, क्योंकि बहुत से लोगों ने, डोनाल्ड ट्रंप कहेगा, मुझसे कहा है कि आपके संबंध उसके साथ बहुत अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बहुत शातिर टॉप लेवल के डिप्लोमेट हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि है उनकी, उन्होंने कहा कि मैंने सुन लिया आपने क्या कहा है, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। क्योंकि क्योंकि अगर हमने ईरान से ये कहा, सुन लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरी करियर में 52 साल कूटनीति में हो चुका है। अगर हमने ईरान से ये कहा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमसे कह रहा है कि आप हॉर्मुज खोल दीजिए और वो आपको ज्यादा नहीं ठोकेगा। ईरान खोल देता है, कल से वो ठोकने लगता है, कहाँ रहा मैं। ईरान तो मुझसे कहेगा टाइगर आपने तो कहा था वो नहीं ठोकेगा। क्या हम डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा कर सकते हैं? अगर आप उस पर भरोसा कर सकते हैं तो फिर आप चंद्रमा पर जाकर भी वहां पर सैर करके टहल टहल के वापस आ जाइए। मेरा मानना है कि अभी हमें कुछ देर तक ये देखना पड़ेगा क्या होता है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब तैयारी कर रहे हैं कि जबरदस्त पिटाई करेंगे ईरान की, उसकी एनर्जी सोर्सेज को खत्म कर देंगे। जो उन्होंने कहा था 5 दिन तक नहीं करूंगा, वो उनकी अपनी पब्लिक के लिए था। देखो जी मैं तो नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा मुन्ना हूँ, कितना अच्छा लड़का हूँ, मैं तो वहां शांति चाहता हूँ, पर ये बदमाश जो ईरानी है ये नहीं मेरी बात मान रहे। ईरानियन लोगों को भी यही कह रहा है, देखो जी मैं तो वहां पे शांति के लिए कितने प्रस्ताव रखे, लेकिन आपकी सरकार नहीं मानी। तो ये उसने एक पब्लिसिटी चाल चली थी दोनों तरफ के लिए। क्या वो सीरियस है इसके बारे में? मैं नहीं मानता, क्योंकि आप एक बार जंग में कूद पड़े हैं और उसकी फितरत नहीं है कि वो चला जाए वहां से कह करके जी मुझसे गलती होगी। उसने क्या कहा था, ये ट्रंप ने कहा है, मैंने इन्वेंट नहीं किया। मैं कोई अंतरराष्ट्रीय कानून वानून की परवाह नहीं करता, ह्यूमन राइट्स गई छोले खाने। मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहता है, क्योंकि मैं हमेशा सही होता हूँ। अब जब इस व्यक्ति के पास इस प्रकार के विचार हो, प्राइम मिनिस्टर जरूर कहा होगा कि मिस्टर प्रेसिडेंट हमको मिलकर कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। समाधान किस चीज का? मुद्दे क्या है? इजराइल कहता है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं ईरान तो तैयार हो गया था कि मैं नहीं बनाऊंगा।
ईरान ये भी तैयार हो गया था कि मैं मिसाइल्स नहीं बनाऊंगा, तो फिर क्यों ठोका अमेरिका और इसराइल ने? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। ईरान ने पहले भी झूठ बोला है, फिर से झूठ बोल सकता है। जब उसने कहा था कि वो मेंबर है एनपीटी का, एनपीटी कहती है 3 और 5% के बीच में आप अपना यूरेनियम 235 जो होता है जिससे परमाणु हथियार बनते हैं, 5% तक उसकी आप शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उसको एनरिचमेंट कहते हैं। तो ईरान तो खुद ही कहता है कि मैं तो 60% से ले गया था, और अगर आपको बम बनाना है, बम, तो 90% ले जाए, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 हफ्ते के अंदर हो सकता है। ईरान ने खुद स्वीकार किया, उसके जो स्पोक्स पर्सन है, वहां पर भी बहुत कंफ्यूजन है कि जी हम तो बस हफ्तों के अंदर बम बना सकते हैं। अगर ऐसी चीजें आप करेंगे तो फिर इसराइल चुप तो नहीं बैठेगा, वो तो ठोकेगा कि आप खुद कह रहे हैं कि मेरे पास संभावना है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की। सो ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ, क्षमा करिएगा, आई हैव अ कोल्ड, क्योंकि जहां से मैं अभी आ रहा हूँ वहां बहुत ठंड थी, क्षमा करिए, क्षमा कीजिए। तो जो मैं इस समय देख रहा हूं कि स्थिति अब इतनी फ्लूइड है, इतनी फास्ट डेवलप हो रही है कि कोई भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। लेकिन एक भविष्यवाणी मैं कर सकता हूं, ट्रंप नहीं रुकने वाला है। वो ठोकेगा, पीटेगा, फिर कहेगा जी मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, अब उनके पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की संभावना नहीं है, उनके पास मिसाइल्स अब नहीं है, अब मैं घर जा रहा हूँ। बाकी ईरान और जो के साथ जो निपटना है, ये गल्फ मोनार्कीज और इसराइल निपट लेंगे। और बाकी जिनको हॉर्मुज खुला रखना है, मैंने जो करना था कर दिया है। तेल वहां से जाता है, भारत को जाता है, चीन को जाता है, सिंगापुर को जाता है, साउथ कोरिया को जाता है, जापान को जाता है, वो आपस में ईरान से बातचीत करके उसको खुला रखे। मेरा तो तेल वहां से नहीं जाता, मुझे कोई जरूरत नहीं। सो अल्टीमेटली बेटा, इट इज सेल्फ इंटरेस्ट। ट्रंप का सेल्फ इंटरेस्ट ये था कि मैं इस सारी दुनिया को बता दूं, अपने लोगों को बता दूं कि मैं बहुत तगड़ा आदमी हूं और मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अगर इजरायली पर, जो बहुत शक्तिशाली है, अमेरिका में बहुत तगड़ी लॉबी है, अगर उन पे खतरा है तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। ये उसका लक्ष्य था। ईरान का था कि हम बनाते चलेंगे क्योंकि हम शिया मुल्क हैं, हम मिडिल ईस्ट के राजा बनना चाहते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब अगर नहीं था, ये जो जिहादिस्तान है बड़ा फुदकता था कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो मैं लीडर हूं, हम भी बनाएंगे, फिर देखते हैं वो कैसे इतना फुदकेगा। ये उसका इरादा था। इसराइल का था कि मैं तो मिट जाऊंगा अगर इसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। अब गल्फ मोनार्कीज आ गई है बीच में। भाई हमने अमेरिका को बेसिस दिए थे, सही बात है, लेकिन इसके ये थोड़ा मतलब कि आप हमको ठोको, क्या मतलब है इसका? और फिर वो जिहादिस्तान का एक जो दिल्ली में, आप वो भी सवाल मुझसे पूछेंगे, भूतपूर्व राजदूत होता था, कोई बहुत नमूना है, बेवकूफ सा, उसका नाम बिक्श नहीं, बाशिट बाशिट या कोई ऐसा ही कोई शिट शिट है, बासित बासित उसका नाम है। तो मुझे नहीं पता, ये मैं एक बार शायद इसको कहीं देखा था। ये तो कहता है अगर अमेरिका जिहादिस्तान पर हमला करेगा तो हम तो दिल्ली और मुंबई पे करेंगे। भाई ये क्या बात बनी? अब मुझे पता लगा है कि दक्षिण अमेरिका के 2 देश आपस में भिड़ गए हैं, तो भारत को चाहिए कि फिलीपींस पे हमला कर दे। इसका क्या लेना देना है भाई? आइदर तो इसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि 2-3 साल से इसको दबा के रखा हुआ था। अब वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको खोद के कवर से बाहर निकाला, भाई ये बक। और वो जो लड़की वहां उसके साथ इंटरव्यू कर रही थी, है तो बेवकूफ जिहादी, तो ये सब है। तो उसने कहा हाँ जी, इनको एकदम कर देना चाहिए, हमको तो कल ही मार देना चाहिए दिल्ली और बॉम्बे को। अरे इतनी ईर्ष्या, इतना जहर आपके मन में किसने भर दिया? इस्लाम ने भरा है आपके मन में। अगर ये इस्लाम ने आपके जहर में ये मन भरा है तो इस्लाम हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म, सनातनी धर्म, तो शांति की बात करता है। आप तो शांति मंत्र करते हैं, उसमें वनस्पति में शांति हो, आकाश में शांति हो, धरती पर शांति हो, जानवरों में शांति हो, हर जगह शांति हो। आप तो बात कर रहे हैं कि एटम बॉम्ब की। ये बेवकूफ लोग हैं, नमूने हैं। सो टू पुट इट in one sentence, this is a pause. It's not a stoppage. आप देखेंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ से आप सिचुएशन को सर एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये चलता रहेगा लो इंटेंसिटी पर? इससे हाउ ज्यादा क्या लाइक एस्केलेट हो सकता आपका है? इससे आकलन? ज्यादा क्या एस्केलेट होगा? भिड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, सिर्फ बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। और वो कर्दिश लोग जाएं, कुर्दिस्तान के लोग जरूर जाएंगे, अमेरिका उनको भेजेगा, हो सकता है बलोच लोग भी जाएं। और जो मेरा मानना है, जिहादिस्तान बहुत फुदक रहा है। वो है ना, वो उनका खेती मार्शल मुन्नी भाई, तो वो मुन्नी भाई को ट्रम्प ने 2-4 गालियां दी हैं, बातचीत भी की है कि तू तो बड़ा फुदकता था, ईरान को तू ये कर देगा, वो कर देगा, तू तो कुछ कर नहीं पाया, अब कर टाइगर, ताकि जो हम क्षमा कीजिए, मैं तेरे दवाई ले लूं जी, कि जी, अब जी। टाइगर तू कुछ कर, नहीं तो मैं तेरे को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहता था, अब मैं कहूंगा कि तू दुनिया का सबसे खतरनाक फील्ड मार्शल है और मैं तेरे को मिटा दूंगा। तो मेरा अपना मानना है, जिहादिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। वो
कहता मैं ईरान से बात करूँगा, ईरान तेरी बात सुनेगा? 2 साल पहले तो आप एक-दूसरे पे मिसाइलें फेंकते थे। फिर वो आपका प्रधानमंत्री वहाँ गया, ईरान का भूतपूर्व राष्ट्रपति आया, फिर डार्लिंग, डार्लिंग, मुस्लिम, मुस्लिम, इस्लामिक और फिर आधे घंटे के बाद आपने फिर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। तो ये जो मुझे लगता है ये सब खेल बेकार के हैं। अगर किसी देश का इसमें एक्चुअल रोल हो सकता है, ये जो मैंने बताया ना पार्टी जो है इज़राइल, अमेरिका एक तरफ है, गल्फ मोनार्कीज़ उनके साथ जुड़ गई हैं, उस तरफ ईरान है। अगर कोई भी और यूरोप ने कहा है कि जी मेरा कोई लेना-देना नहीं, नेटो ने कहा है पहले तो कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, बीच में कुछ सोच रहे हैं कि चलिए आके थोड़ा बहुत हम कुछ करते हैं, लेकिन पहले सीज़-फायर हो जाए। तो एक तरह से ट्रम्प ने तो सीज़-फायर कर दी है, कि मैंने बट इसने ये कहा है कि सिर्फ एनर्जी सोर्सेज़ पे नहीं करूँगा, बाकी को तो मैं ठोकता जाऊँगा, इज़राइल ठोकता जाएगा। तो अगर उसने सीज़-फायर अनाउंस कर दी है, तो नेटो वाले आएँगे। कहने का मतलब मेरा ये है, उसने बड़ी शातिर चाल चली है। ईरान को सारी दुनिया के सामने उसने कहने की कोशिश करी, देखो जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये लोग नहीं मेरी बात मान रहे हैं। ईरान कहता है हमारी कोई बातचीत आपस में हुई नहीं है। इज़राइली अखबार कहती है सीक्रेट बातचीत हुई है। अब किसकी बात माने, किसकी ना माने, ये मेरी समझ के बाहर, ये गंगा राम की समझ में ना आए। तो वही है कि अब देखना पड़ेगा आगे चल के क्या होता है। यू विल सी अभी अगले 48 घंटे में दंगा होगा। ट्रम्प साहब विक्ट्री डिक्लेयर करके चला जाएगा। अच्छा। आप देखेंगे। ये बताइए रीजन के लिए अभी जो हालात है और खास तौर पे जो गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई की इमेज को लेके सब कह रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से उसे धक्का लगा है, जोरदार धक्का लगा है। सऊदी हो, कतर तो कह रहा है पहले मैं अपने प्रॉब्लम से निपट लूं, उसके बाद मैं दुनिया की चिंता करूंगा, उसके बाद मैं मीडिएशन की बात करूंगा। ये इस पूरे रीजन के लिए क्या मतलब है और इन गल्फ कंट्रीज का रिएक्शन आप क्या एंटिसिपेट करते हैं आप मैं फ्यूचर के लिए? एंटिसिपेट ये कर रहा हूँ, ईरान से पहले भी ये लोग नफरत करते थे। मेरे जितने अरब दोस्त हैं सब कहते थे हमें खतरा ईरान से है, इज़राइल से नहीं है। अमेरिका अगर चला गया, ये जितने खाड़ी के देश हैं अब इनको अपनी फौज बनानी पड़ेगी। अभी तक तो ये था टाइगर अपनी 4 पत्नियों के साथ मैं ऐश करूँगा, कोई समस्या हुई अमेरिका को फ़ोन करूँगा, अरे डोनाल्ड ट्रम्प आ जा यार ये आदमी तंग कर रहा है, आके ठोक-पीट दे इसको। अब क्या है कि इन लोगों को अपने डिफेंस के लिए खुद ज़िम्मेदार होना पड़ेगा और अगर ये अपने डिफेंस के लिए खुद ज़िम्मेदार हो जाते हैं, जो मेरा मानना ये होंगे, उसके लिए इनको हथियार खरीदने कहाँ से खरीदेंगे? चंद्रमा से लेंगे नहीं, रशिया से लेंगे नहीं, चाइना से लेंगे नहीं, लेंगे तो अमेरिका से लेंगे और अमेरिका की इंडस्ट्री तो फिर बांग्ला करेगी, बहुत मज़ा आ रहा है। सो इज़राइल विल बिकम द चौकीदार, अभी तक था, लेकिन अमेरिका की मदद से। अब ईरान को अगर आपने खत्म कर दिया, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ईरान नहीं रहा, तो मिडल ईस्ट में दंगे होने की संभावना बहुत कम है। क्या हुआ है? हमास को आपने खत्म कर दिया जो ईरान का प्रॉक्सी था। ईरान कहता है हमने कभी हमले नहीं किए और टाइगर ठीक है यार तूने हमले नहीं किए, तूने किसी को पैसे दिए जाके हमला करके आ। वही चीज़ तो है। हिजबुल्लाह को इज़राइल अब खत्म कर रहा है और ये हूती-फूती जो थे आपको पता है अब लाल समुद्र में रेड सी में ये कुछ नहीं कर रहे, ज़्यादा नहीं फुदक रहे क्योंकि एक तो बहुत ठोका इनको अमेरिका ने, बहुत मार खाई। दिसंबर में इनके टॉप लीडर्स मार दिए थे, इनकी मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी को ध्वस्त कर दिया था और अब इनको पैसे दिए। तो दुनिया का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे दे दिए आपने हूथियों को, अब वो शांत हो गए, अब वो कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी वो ईरान के चमचे नहीं थे, ईरान से वो पैसे लेते थे, ज़रूर ये सही है, ईरान से मदद लेते थे, लेकिन ईरान के नौकर नहीं थे। मैं तो यमन के लोगों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अब यूथ हूथी भी बिल्कुल शांत हैं, अब सिर्फ समस्या बचती है ईरान की और एक बार ईरान को आपने उसके दाँत काट दिए, तोड़ दिए, उसका जो ज़हर है, जो भी कुछ है, उसको निकाल दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट में यही देश आपस में मिलके कहेंगे भई अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अमेरिका दूर से हमारा शहंशाह मदद करेगा, लेकिन उसका जो चौकीदार है यहाँ इज़राइल, वो ये पूरी संभावना करेगा। और अगर उसको तेल चाहिए तो मेरा क्या जाता है? तेल बिकने दो। अगर सारा खेल तेल का है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को पैसे मिलने चाहिए मेरे तेल के। किसको तेल चाहिए वो आपस में निपट लो, मुझे कल आके बता देना भई कौन जीत गया, मैं उसको कह दूँगा मुबारक हो। So, if you look at it from a very नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इन देशों की तरफ से जो हम देखते हैं जिसको कुछ लोग सेल्फिश भी कहते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यार बातें कौन करते हैं? ट्रम्प ने तो कह दिया कि मैं परवाह नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय कानून की। मोरालिटी क्या होती है वो जाके अपने अम्मी से पूछो। मुझे क्या पता क्या होती है? ट्रम्प साहब कहते हैं, मैं वो ही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ और मेरे सामने आप खड़े होने की कोशिश ना करो। सो देयर विल बी रिलेटिव पीस इन द मिडल ईस्ट। ये पहले हॉर्मुज़ को खोलना पड़ेगा और ट्रम्प साहब 2-3 दिन में इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। फिर ईरान चिल्लाएगा, कर लीजिए। चीखेगा। 100% आप देखेंगे। क्योंकि
ये जो बाकी देश हैं जिनका तेल हॉर्मुज़ से जाता है, अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहाँ इम्पोर्टर है ऑयल का, उसका तो अपना तेल तो वो बड़ा एक्सपोर्टर है। रशिया भी एक्सपोर्टर है, चाइना इम्पोर्टर है, उसको तकलीफ होगी, ट्रम्प बड़ा खुश होगा, कहेगा देखो मज़ा आ गया। तो आने वाले 10 साल में हॉर्मुज़ की अहमियत कम हो जाएगी। आप देखेंगे कुछ पाइपलाइन लेंगे या कोई दूसरा रास्ता बनाएँगे, कैनाल बनाएँगे, कम हो जाएगी। जितना प्रेशर इस समय ईरान पर है, वो कम नहीं होगा। वो बढ़ता जाएगा क्योंकि ईरान को फिर उभरने नहीं देना। वो ईरान के लोग बड़े बहादुर हैं, बड़े अच्छे हैं, सिविलाइजेशन है ये सब कहने की बातें होती हैं। रियलिटी में जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आज सारी लाठियां डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अभी आपने ये है रुपया का ज़िक्र किया था, पैसा हूथी के वर्ल्ड लिए है, खरीद दो वर्ल्ड उनको। इकोनॉमी पे जी, वर्ल्ड इकोनॉमी पे, एनर्जी सप्लाई पे क्या आपने बहुत बड़ी बात असर कही है पड़ेगा कि बाकी अगर देशों पर, यूएस अमेरिका पे असर नहीं पड़ेगा। वो तो एनर्जी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। हम पे असर पड़ेगा, चीन पे असर पड़ेगा, बाकी देशों पे पड़ेगा जो इंपोर्ट करते हैं एनर्जी। ऑयल रिच कंट्रीज पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा क्योंकि उनका बेचना मुश्किल हो जाएगा, फिर फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो खाना भी महंगा हो जाएगा। हमारे तो रिजर्व्स काफी हैं। मेरा अपना मानना है कि जो बिल क्लिंटन ने कहा था 1990s में जब इलेक्शन लड़ रहा था, मैं प्यार से बिल्लू भाई कहता हूँ, तो बिल्लू भाई से पूछा गया था आपको वोट क्यों करें, जॉर्ज बुश को क्यों ना वोट करें, तो बिल्लू भाई बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, आर्थिक व्यवस्था सबसे जरूरी है। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ बेटा। जो मैं देखता हूँ कि जब आपने किसी देश को बर्बाद करना है उसकी इकोनॉमी को तोड़ दो, और यही ईरान के साथ अब वो करने की कोशिश कर रहा है। ये मत सोचिए कि ईरान बड़ी खुशहाली में है, वो जितना मर्जी बकवास करें टीवी पे आके, उनके जो लोग हैं वहां पर, एक डॉलर में शायद 15 लाख रियाल उनकी करेंसी है, वहां तक गिर गई है। महंगाई 100%, 200% चल रही है, खाने को नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी, कब तक इस्लाम 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 खिलाते रहोगे। और जो वहां की आईआरजीसी है ना, आपको पता है वो रेवोल्यूशनरी का, वो पूरा उसका टाइटल इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नहीं है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। यानी वो इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाने के लिए, चाहे वो ईरान में हो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हर चीज में ये लोग धर्म को घसीट लेते हैं। और ये मानेगा नहीं, ईरान नहीं मानेगा, इजराइल नहीं मानेगा, अमेरिका नहीं मानेगा, और ये गल्फ मोनार्कीज भी अब नहीं मानेगी। और कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई वहां पर जो है ना उबलता हुआ तेल, उसके अंदर हाथ कोई नहीं डालेगा। अगर जिहादिस्तान ने कोशिश की, उसकी सारी 6 की 6 उंगलियां जल जाएगी, 5 तो जलेंगी, छठे हाथ भी जल जाएगा उसका। आप देखेंगे इसको। इतने वोलेटाइल हालात होंगे सर, तो भारत के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है ये सब मेरा कुछ, मेरा और मानना है स्पेशली कि स्ट्रेट हमारे ऑफ 1 हॉर्मुज़। करोड़ लोग जो वहां काम करते हैं, काफी सारा पैसा भारत को भेजते हैं वो हर साल। असर पड़ेगा, कुछ वापस आ जाएंगे, कुछ रहेंगे, लेकिन स्थिति सामान्य होनी है। इस तरह कब तक चलेगा? रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, आपस में मर मिट रहे हैं। कभी कभी नेटो अपने फोर्सेस भेज देता है, वो भी रूस उनको ठोक देता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है ना। और अब तो उसने रूस के ऑयल एक्सपोर्ट्स को भी अलाउ कर दिया। हमें लोग कहते हैं उसने जी कहा कि मैं 1 महीने के लिए भारत को अलाउ कर रहा हूं, तो भारत ने ये क्यों स्वीकार किया? तो मैं क्या स्वीकार करूं ना करूं? कल ट्रंप कहता है जी मैं 5वीं शादी कर रहा हूं, तो मैं उसमें क्या बोलूंगा? और जी आपने कुछ कहना चाहिए, मैं क्यों कहूं भाई? मैं कौन हूं, उसका दामाद हूं या ससुर हूं? मैं कुछ बोलूंगा? वो कर रहा है, करने दो उसको जो कहता है। यही है कि वो 1 महीने का करे या 1 साल का करे या 10 साल का करे, मुझे जो करना है मैं करता रहूंगा। तेल खरीदना है, मैं खरीदता रहूंगा। ट्रंप को नहीं पसंद है तो हम ट्रंप साहब को बोलेंगे जाके समुद्र में डुबकी लगाओ, तैरो, कोई फर्क नहीं। आई विल डू व्हाट आई हैव टू। और इसीलिए ट्रंप ने जो आज बातचीत की, ये भी हमने कहा है कि हमारी एनर्जी सेक्टर पर जो असर पड़ रहा है वो ठीक नहीं है, और उसको खोल दीजिए। लेकिन हमने भी सबक सीख लिया है। 73 में भी सबक सीखा था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी समस्या हमारे पास आएगी। 70s में 2 बार ऑयल क्राइसिस आई थी, और ये जो अभी आई है, ये दोनों से, उन दोनों को मिला के उससे कहीं बड़ी है। सो दीज आर क्या थिंग्स डिफरेंस दैट है वी, सर, क्योंकि आपने 70s का जिक्र किया, सॉरी, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ 1970s व्यूअर्स। में 2 बार, 73 में और उसके बाद ऑयल प्राइसेस राइज की थी, ऑयल क्राइसिस आया था ना 1970s में 2 बार। और इस बार जो क्राइसिस आ रहा है वो उन दोनों से, उन दोनों को मिला भी लो, उससे कहीं ज्यादा भयंकर है ये क्राइसिस। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि आगे कैसे इससे निपटना है। मेरा मानना है इट हैज टू बी सॉल्व, ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा। और अगली 48-72 घंटे में जब उसके ये 5 दिन का ये जो डेडलाइन है खत्म हो जाएगा, वो फिर ठोकेगा, और उस समय ईरान कहेगा यार कितना मारेगा मेरे को, अब बस कर। ये हो जाएगा कि तू भी जीत गया, मैं भी जीत गया, चलो सीज फायर करके बातचीत करते हैं।
So बातचीत where किस do बात you पर, hmm, वो आप सोच आप लीजिए। ईरान को कहाँ देखते हैं इस लड़ाई के बाद? हो जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई उस पे भरोसा नहीं करता वैसे भी मिडल ईस्ट में। और ईरान की इन्फ्लुएंस क्या है मिडल ईस्ट के बाहर? इतनी ताकत तो है नहीं कि वो लैटिन अमेरिका में चला जाए, अफ्रीका में चला जाए, वो नहीं होगा। दम नहीं है उसमें। तेल जब था, हाँ, बहुत फुदकता था। जब तेल की प्राइसेस बढ़ी शाह के टाइम में, अब नहीं। अब कोई उसको पसंद नहीं करता। बेटा सिंपल बात है, कल आपके सामने ईरान कहता है मेरा समर्थन करो इस जंग में, उस तरफ डोनाल्ड ट्रंप खड़ा कहता है अमेरिका का समर्थन करो। चॉइस क्या आपकी? आप जाके ईरान में सेटल होना चाहेंगी? अमेरिका में मौका मिले तो शायद आप चली जाएंगी। और भारत में तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन है आपके पास कहीं और जाने का तो अमेरिका चूज करेंगे ना लोग। कौन जाएगा ईरान में? मुल्ला सरकार में कोई नहीं जाएगा। ईरान के तो लोग भी तो आप ये तंग आ जाएंगे। जी सॉरी, मुझे पता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपसे बीच-बीच में सवाल पूछ रही हूँ। ये आप खमेनीज़ के लिए क्या देखते हैं? आप उस फैमिली का अब एंड अली देखते हैं खमेनी कि तो मर अमेरिका गई। अली खमेनी साहब का तो इंतकाल हो गया। उसका बेटा जो है वो बहुत बुरी तरह से बीमार है, कुछ बोलता नहीं। उसकी आवाज, वो बोल ही नहीं सकता, वो कोमा में है। तो उसके बिहाफ पे कोई ना कोई कहता रहता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने कहा था, वो पेजेस्कियान जो उनका राष्ट्रपति है, वहां पे तो कंफ्यूजन है ना बेटा। वो कहता है कि गल्फ देशों से हमें माफ कर दो, आप तो हमारे भाई हैं, हमने आपको ठोका है। पीछे से जवाब आता है पेजेस्कियान का, ठोको इनको, बात मत सुनो इनकी। सच्चाई क्या है कौन जानता है? तो कंफ्यूजन तो वहां पर भी है ना। हु इज इन चार्ज? शायद स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, उनकी जो मजलिस या जो भी पार्लियामेंट को कहते हैं, वो है शायद थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल। बाकी सबको तो उन्होंने मिटा दिया। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, ईरान कहता है तो हमारे पास 1000 लेवल्स हैं, तो है यार, फिर ठीक है। तो किसी से तो बात करनी पड़ेगी। लेकिन कितनी मार खा सकते हो, सहन शक्ति कितनी है, वो वो हर तो कह रहे हैं देश। हम 4-5 महीने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। डोनाल्ड ट्रम्प तो कहता है मैं 50 साल लड़ूंगा, मेरे को क्या फर्क, तो मेरी इंडस्ट्री जाती। मेरा तो एक भी सिपाही नहीं मर रहा वहां पर। प्लेन क्रैश हुआ, 8-10 लोग मर गए तो ठीक है, प्लेन क्रैश मेरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपके कितने मार दिए? कहां तक आप मार खाओगे? लोग उठेंगे बगावत में। बेटा मैंने बहुत से देशों में देखा है, जंग जब होती है, जो सरकार की ऑपोजिशन होती है वो जंग का फायदा उठाते हैं। सरकार जंग का प्रयोग करती है कि भाई सारी दुनिया को, अपने देश को यूनिफाई करो। ऑपोजिशन कहती है कि ये मौका है, तोड़ो इनको। ये सच्चाई है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। गल्फ कंट्रीज लाइक यूएई, कतर, सऊदी, इनकी इमेज डेंट हुई है आपके हिसाब से, या ये रिबिल्ड हो जाएंगे ऐसा? इनकी इमेज डेंट किस बात से हुई है? इन्होंने तो जंग शुरू नहीं की थी, इनको तो मार पड़ी है। तो एग्जैक्टली इमेज डेंट होने की तो जो इनकी एक इमेज डेंट इमेज थी होने की कि तो, सेफ है। ये तो इन्होंने कभी नहीं कहा था कि हमारी इतनी शक्ति है कि हम जाके ठोक पीट आएंगे सबको। ये तो हमेशा डिपेंडेंट रहे अमेरिका पे, तभी तो बेसिस है उनके वहां पर। ये तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे पास बहुत ताकत है। तो इमेज कोई डेंट वेंट इनकी नहीं होगी। ये तेल बेच के सब ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली तेल की आवश्यकता है ना दुनिया को, और ये गल्फ मोनार्की के पास बहुत है। गल्फ मोनार्कीज अपना सर्वाइवल, मोनार्कीज देश नहीं, वो इसके लिए चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ पर है, क्योंकि फिर शहनशाह, उसका बेटा शहनशाह, उसका बेटा पोता परपोता सब चलते जाएंगे। मोनार्कीज है। और ईरान इनको पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां की मोनार्की को उन्होंने भगा दिया था 1979 में। इनकी अभी भी चल रही है, तो ईरान इनको भी तोड़ना चाहता है, ये पसंद नहीं करते। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सब अपना खेल खेल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें इतनी आसानी से जो है ईरान वापस नहीं आ पाएगा। बहुत समय लगेगा, दशक लग जाएंगे। और तब तक ये देश अपनी ताकत जो है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले समय में हम मिलजुल के, अगर ईरान ने कभी कुछ पंगा लेने की कोशिश की, उसको मिलकर ठोकेंगे। ये मेरा मानना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, नमस्कार, मैंने जय हिंद, आपको जय कहा है ना, भारत। मैं भगवान को मना करता हूँ, बेटी को मना नहीं करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार सर। नमस्ते। आपका धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू।